नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चीन भी भारत विरोधी कुछ ना कुछ रणनीति नहीं बल्कि भारत के विरोधियों को साथ में लेकर भारत और अमेरिका को एक साथ लपेटने की तैयारी करता रहता है। आपने बहुत बार बहुत तरह के गठबंधनों की जिक्र सुनी है। नाटो आपको अच्छे से मालूम ही है कि अमेरिका के नेतृत्व में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में जिस प्रकार से इनिशियली रूस को काउंटर करने के लिए बना था, जब रूस काउंटर करने लायक नहीं बचा तो उसका उपयोग चीन के लिए करना शुरू हो गया। रूस निकला, चीन निकला। रूस के बाद चीन की जानकारी जैसे जैसे मार्केट को आई तो अब चीन भी कहां पीछे रहने वाला था। अरे भाई, दुनिया का दूसरा जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड देश है, इकोनॉमी के हिसाब से दुनिया की जो दूसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, वो भी इस गठबंधन से क्यों पीछे हटेगा। विशेष रूप से यह जानते हुए कि इंडिया वाले अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेरने के लिए क्वाड बनाए हैं। अमेरिका वाले दुनिया में चीन को घेरने के लिए नाटो की तरह नाटो प्लस बनाए हैं। इतना ही नहीं, चीन को घेरने के लिए क्वाड जैसा ही एक और क्वाड बनाया गया है जिसमें इंडिया के स्थान पर फिलीपींस को लिया गया है। यानी इंडिया वाला क्वाड अलग, फिलीपींस के साथ अमेरिका का क्वाड अलग। जब इतनी सारी चीजें बन रही हैं तो एक बड़ा सवाल तो यह बनता है कि चीन की आफ्टर ऑल इससे निपटने की रणनीति क्या है। वो रणनीति हाल ही में मार्केट के अंदर आ गई है। क्या है रणनीति? रणनीति है कि वो भी नाटो की तर्ज पर अपना गठबंधन बनाएगा। देखकर तो ऐसा लगता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था तो पावर की हायरार्की में कि कौन बड़ा है, उस दौरान नाटो और डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ था, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। अब वर्ल्ड वॉर तृतीय की तैयारी से पहले गठबंधन का जमाना चल रहा है और चीन उसी क्रम में जीएसआई, जीसीआई, जीडीआई जैसे गठबंधन बना रहा है। और तो और ये चर्चा इसलिए हाईलाइट हो जाती है क्योंकि नेपाल को साथ में लेने की तैयारी चल रही है। तो चलिए आज विस्तार से इस विषय को जानते हैं कि चल क्या रहा है। तो देखिए, आपको एक एक करके सारी खबरें थोड़ा इतिहास के साथ बता दी जाएं। भारत को नाटो में शामिल करने की तैयारी, उम्मीद है आप लोगों ने ये सेशन पहले सुना होगा। हमने आपको बताया था और उसके बाद में ये भी बताया था कि भारत ने इससे इनकार कर दिया था। इनकार क्यों किया था ये भी आपको कारण समेत बताया था, क्योंकि भारत ने कहा था कि नाटो जैसा गठबंधन हमारे लिए सूट नहीं बैठता और हमने इसके पीछे का स्पष्टीकरण भी दिया था। जयशंकर साहब का बयान था। और क्योंकि हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहते हैं, भारत तो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन भारत एक ऐसे गठबंधन में जरूर शामिल हुआ जिसका अमेरिका खुले तौर पर उपयोग चीन को काउंटर करने के लिए करता है, जिसका नाम क्वाड है, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ये चारों को एक साथ मिलकर के चीन को काउंटर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि भारत ने जब अमेरिका के सैन्य जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति ना करने का तरीका सोचा तो उन्होंने इसमें एक और देश को एंट्री फिलहाल के लिए दी है जिसका नाम फिलीपींस है, कि भाई क्वाड तो बनाएंगे, इंडिया के बिना बना लेंगे। इस प्रकार से भी एक क्वाड की बात आ गई। अल्टीमेटली चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के प्रयास जग जाहिर हैं, चाहे फिर वो क्वाड हो, नाटो प्लस हो, तमाम प्रकार की तैयारियां हो, चाहे फिर इंक्लूडिंग ऑकुस हो। ये सारी की सारी तैयारियां अमेरिका के द्वारा चीन को काउंटर करने के लिए कि तुम मेरे बराबर आके खड़े मत हो जाना। भारत का वो नेचर है कि इसको दोनों ही लोग अपने अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत हुआ सम्मान। ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग की बारी आनी थी। अब जब शी जिनपिंग की बारी आनी थी तो उन्होंने अपने द्वारा एक ट्रंप कार्ड खेल लिया है जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। क्या है ये? ट्रंप के स्थान शी जिनपिंग ने नाटो की तर्ज पर 80 देशों को एक साथ लेकर, अभी तक अमेरिका वाले 31 देश हैं एक साथ, कि हाँ भाई फिनलैंड साथ में आ गया है, 31 देशों का संगठन है। यहां पर ये भाई साहब 80 देशों को एक साथ लेकर के कि भाई चलो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए। अच्छा, बाय द वे आपको मालूम है 2013 में चीन ने ऐसे ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके अंदर इतने सारे देशों के अंदर, जैसे चाइना ने पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, म्यांमार के अंदर चाइना म्यांमार बनाया, ओल्ड सिल्क रूट जो पहले हुआ करता था उसको रिवाइव करने की बात की, दुनिया भर में बहुत सारी जगह पोर्ट्स का निर्माण किया, अफ्रीका तो लगभग खरीद सा ही लिया। ऐसी स्थिति में अब जब ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की चर्चाएं दोबारा आने लगती हैं तो ऐसा लगने लगता है कि क्या कहीं अमेरिका के खिलाफ चीन अपने साथ में कुछ देशों को एक कर रहा है। ये बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि वर्ष 2022 में शी जिनपिंग ने अपने भाषण में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जिक्र किया था। वो जिक्र उस समय ठंडा पड़ गया था कि हाँ ठीक है,
कुछ कुछ चल रहा होगा। लेकिन अभी हाल ही में काठमांडू पोस्ट के अंदर इस छपी हुई खबर ने इस मामले को दोबारा से तूल पकड़ा दिया है। क्या? नेपाल की राजधानी है काठमांडू और उसी के नाम पर लिखा है काठमांडू पोस्ट अखबार। उसमें आया कि चाइना नेपाल का सपोर्ट चाहता है। किस चीज में? जीएसआई के अंदर और जीसीआई के अंदर। अब ये क्या है? आज के सेशन में इस पर तो चर्चा होगी ही। यानी नेपाल को अपने साथ जोड़ना चाहता है, और नेपाल जोड़े तो हमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, हमारा पड़ोसी है, अब तक बफर स्टेट की तरह जिसने काम किया है चीन और भारत के बीच में। अगर वो किसी इनिशिएटिव के साथ नेपाल चीन के साथ जुड़ जाता है तो बड़ा चैलेंज होगा। तो अब क्या है ये शी जिनपिंग का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, अप्रैल 2022 में जब चीन के एक शहर जिसका नाम है बोआ, वहां पर एक समिट रखी गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया के अंदर रायसीना में रायसीना डायलॉग रखी जाती है, सिंगापुर के अंदर शंग्रीला डायलॉग रखी जाती है, ऐसे ही चीन वालों ने, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में रखी जाती है, ऐसे चीन वालों ने अपनी एक मीटिंग रखी जिसका नाम बोआ फोरम था, अप्रैल 2022 में। यहां पर उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू करते हैं जिसका उद्देश्य होगा सबकी सुरक्षा, यानी इंडिविजुअल सिक्योरिटी। और यह पहली बार था जब चाइना ने अपने द्वारा ग्लोबल सिक्योरिटी यानी दुनिया की सुरक्षा के लिए कोई इनिशिएटिव दुनिया के सामने रखा। तो क्या है ये जीएसआई? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। किसने घोषणा की थी? शी जिनपिंग ने। कब की थी? अप्रैल 2022 में। तब क्या हुआ था? कुछ नहीं। बाद में क्या हुआ? वो सब लोगों को साथ में जोड़ने के लिए पीछे पीछे चला आ रहा है। तो 2013 से शी जिनपिंग जब से एक्टिव हुए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, तब से जीएसआई अपने आप में एक जरूरत लगने लगी है कि हमने दुनिया भर में इतनी जगह इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, अब उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या करें? इसके लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हेल्थ सिल्क रोड, डिजिटल सिल्क रोड, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जीडीआई, ये कुछ ऐसे चीज चीन के द्वारा बनाई जा रही हैं। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है। आपने एक बार के लिए किसी देश में निवेश कर दिया, आपने चाइना ने पाकिस्तान में सीपैक के अंदर निवेश कर दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना भी शुरू हो गया, लेकिन पता चल रहा है कि वहां चीनियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। ऐसी स्थिति में चीन का इन्वेस्टमेंट सेफ कहां रहेगा? चीन ने मान लीजिए कहीं और किसी देश में निवेश किया, वहां पर किसी लोकल फोर्स ने आकर उस पर कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में चीन को ज्यादा जरूरी क्या है? जहां उसका इन्वेस्टमेंट है वहां उसकी सिक्योरिटी करने के लिए भी वो तैयार रहे। और इसी तैयारी के साथ चीन ने प्रयास शुरू किए। 2017 में स्टेट परिषद सूचना के कार्यालय के द्वारा जारी की गई सूचना में यह बताया गया कि दक्षिण प्रशांत महासागर के अंदर स्थिरता के लिए सुरक्षा ढांचा बनना जरूरी है, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जा सके। और इंटरेस्टिंगली संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का भी उद्देश्यों का और सिद्धांतों की प्राप्ति की जा सके। वैसे चीन के मुंह से यह बात सुहावनी नहीं लगती, क्योंकि यह मुंह और मसूर की दाल, कुछ इस प्रकार से हंसी आती है कि चीन के द्वारा जब यह कहा जाता है कि मैं दुनिया में शांति और यूएन का चार्टर मानने के लिए तैयार हूं, तो वो ऐसा लगता है कि यह बचकाना बयान है। क्यों? वो चीन जो कि दुनिया के पानी पर कब्जा करके बैठने की अपेक्षा रखता है, साउथ चाइना सी को जो अपनी बपौती समझता है, 9 डैश लाइन, 11 डैश लाइन, इन सब के माध्यम से सोचता है कि ये सब क्षेत्र मेरा है। और जब वो ये बोलता है कि मैं सबको साथ लेकर चलने के लिए, यूएन को साथ लेकर चलने की बात करता हूं, तो वो यूएन क्लॉज को ना मानने वाला देश अगर ये बात बोलता है तो ये थोड़ा जचता नहीं है। और शायद यही कारण है कि नेपाल इस मामले में इतना खुलकर सामने नहीं आया है। तो चाहे ग्लोबल कितना भी बढ़िया सिविलाइजेशन इनिशिएटिव हो, या ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हो, चाहे सिविलाइजेशन इनिशिएटिव हो, चाहे डेवलपमेंट इनिशिएटिव हो, चीन का भले ही इसके प्रति बहुत सख्त और बहुत अच्छा रवैया हो, लेकिन दुनिया इस प्रकार के कार्य से चीन के साथ आने से डरती है। बात नेपाल की ही कर लेते हैं। जब नेपाल समेत 80 देशों को इच्छा जाहिर करते हुए देखा गया कि हाँ सर अच्छा कर रहे हो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ला करके, और नेपाल से कहा गया कि सुनो तुम हमारे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में भी आओ और हमारे ग्लोबल सिविलाइज्ड इनिशिएटिव में भी आओ, तो नेपाल डर गया। क्यों डर गया? नेपाल इसलिए डर गया क्योंकि उसे पता है कि अगर चीन के साथ हम ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइज इनिशिएटिव पर चले गए तो उसके देश में संभवतया इस बात का विरोध होना शुरू हो। और यह विरोध तब भी लाजमी होता है जब नेपाल ने एक बार अमेरिका से असिस्टेंस ली थी, तब भी नेपाल के अंदर लोगों के द्वारा विरोध किया गया था और कहा गया था कि नेपाल की डिप्लोमेसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अर्थात नेपाल का यह कहना कि उनकी अपनी जो नीति है, नीति कौन सी? कि किसी भी देश के साथ किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, वो उन्हें
चीन के साथ साझा होने से रोकती है। अच्छा, यह बात तब भी निकल कर आई थी जब अमेरिका के द्वारा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के माध्यम से चीन को नेपाल को $500 मिलियन की मदद भेजी गई थी। तब भी नेपालियों के द्वारा विरोध किया गया था। कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि नेपाल के द्वारा किया जा रहा सारा कार्य, चाहे वो चीन के साथ साझा हो या ना हो, उसके लिए उसे अपनी नीतिगत तैयारियां बदलनी तो पड़ेंगी। अगर उसे चीन के साथ जाना है तो अपनी पॉलिसी के अंदर परिवर्तन तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, नेपाल का अमेरिका के प्रति जो रवैया है, भारत के प्रति जो रवैया है, उसमें एकदम डिप्लोमेटिक शिफ्ट दिखा पाना शायद नेपाल के लिए इतना आसान ना हो। और बाकी बाद में तो अपन हैं ही इंडिया वाले, क्योंकि इंडिया के साथ भी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री ने बढ़िया से समझौतों पर साइन किया है और अपनी बातें भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए रखी हैं। खैर, चीन कहाँ शांत बैठने वाला है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताएं, क्योंकि नेपाल हो या फिर कोई और देश, चीन अपने साथ में रखकर उनका अपने हितों के लिए उपयोग करने से हिचकेगा नहीं। बाकी आप अपने विचार रखने के लिए कमेंट बॉक्स में एकदम फ्री हैं। सेशन पसंद आया हो तो साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर दें ताकि भविष्य में ऐसी जानकारियां आप लोगों को समय समय पर मिलती रहें। बाकी साथियों, आपसे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है, अपनी मजबूती के साथ तैयारी करना चाहता है, तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप हमारे भवानी नामक बैच में एंट्री ले सकते हैं। अभी 3 दिन शेष बचे हैं, आप वहां जाएं। भवानी बैच आप लोगों के लिए आया हुआ है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस, एनसीईआरटी फाउंडेशन लेवल पर तैयारी कराई जा रही है। किस किस सब्जेक्ट की कराई जा रही है? 4 सब्जेक्ट की कराई जा रही है। कौन से एग्जाम में फायदा होगा, चाहे आप यूपीएससी का फाउंडेशन तैयार कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन या एसएससी या रेलवे का फाउंडेशन, उन सभी के लिए ये बड़ा यूजफुल रहेगा। कीमत क्या है? मात्र 1999। टेक्निकली 3000 है, लेकिन हम 1999 में ही बच्चों को ये बैच उपलब्ध कराते हैं। कैसे होती हैं क्लासेस? लाइव, बिल्कुल जैसे बोर्ड से हो रही हैं वैसे होती हैं। कॉल सेंटर की फैसिलिटी, पीडीएफ रिटर्न कंटेंट का मिलना, डेडिकेटेड जर्नल की लिए सब चीज़ें आपको एज इट मिलती हैं। आप बाकायदा वहाँ जाकर डेमो भी देख सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर, iOS पर और विंडो एप्लीकेशन यानी लैपटॉप के लिए भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।